हेलो गाइस, कैरेक्टर हेड मॉडलिंग इन माया पार्ट 2 के साथ हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ हाजिर हूं ट्यूटोरियल 27 पार्ट 2 ऑफ 3D हेड मॉडलिंग इन माया को लेकर। और आप लोगों को फौरन इस ट्यूटोरियल के कोर के ऊपर लेकर जाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि फेस मॉडलिंग करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, लेकिन उससे पहले आपको फेस टोपोलॉजी को समझना पड़ेगा कि वहां पर टोपोलॉजी काम किस तरह से कर रही है। याद रखिएगा, टोपोलॉजी किस चीज को कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं द फ्लो ऑफ द वायर फ्रेम ऑन द ऑब्जेक्ट। और वो किस तरह से एक तो फ्लो कर रही है, मसल्स का किस तरह से इसके ऊपर काम हो रहा है और उनकी डायरेक्शन क्या है मसल्स की। और दूसरी चीज ये हमें देखनी है कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से और किस डायरेक्शन से फेस को मॉडल करना शुरू करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको फोटोशॉप में लेकर जाता हूं और ये मैं एक वायर फ्रेम आपको दिखा रहा हूं। यहां पर आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि ये आई का एरिया है, ये माउथ का एरिया है और ये नोज का एरिया है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये बाकी जो आपको नजर आ रहा है, ये चीक्स हैं और ऊपर स्कल है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रेड एरिया जो आपको नजर आ रहा है, ये आई मॉडल हुई हुई है इन द फॉर्म ऑफ वायर फ्रेम। ये किसी तरह से मॉडल की गई है। अगर आप देखें तो इसके जो कंटूर्स हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं, वो कंटूर्स राउंडेड फॉर्म में है। और अगर आप देखें तो आई डेवलप ही राउंड मसल्स के साथ होगी हर हाल में। इसी तरह से अगर आप माउथ को देखें तो माउथ एक ओपनिंग है और इस ओपनिंग के अराउंड भी राउंडेड कंटूर्स हैं वायर फ्रेम के, और वो ये आपको शो भी कर रहे हैं वायर फ्रेम में। इसी डायरेक्शन के अंदर माउथ को या आई को या नोज को या पूरे फेस को मॉडल करना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके जब आप फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर काम करेंगे तो आपके मसल्स वैसे ही काम करने चाहिए जैसे कि उनकी रिक्वायरमेंट है। तो हमें हर हाल में डायरेक्शन को फॉलो करना है। अगर मैं आई से माउथ की तरफ आ जाता हूं तो ये देखिए, ये ग्रीन एरिया जो आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली माउथ का एरिया है और ये कंटूर्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं, बल्कि ये एक्सटेंड हो रहा है। इसके बाद अगर आप चीक्स पर आ जाएं तो ये वो चीक्स हैं जो कि यहां से एक्सटेंड होके फेस की फॉर्मेशन कर रही हैं और पीछे की तरफ, यानी कि इनमें प्लेन चेंज हो रहा है। इनमें प्लेन चेंज हो रहा है, ये इस पर्सपेक्टिव से जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप नोज की तरफ आ जाएं तो नोज की जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है और ये स्ट्रेट लाइंस कनेक्टेड हैं आई के साथ, प्लस यहां पर बॉटम पे आके ये माउथ के साथ कनेक्टेड है और ये चीक्स के साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज द मिडल एरिया। इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। उसके बाद अगर आप स्कल पे आ जाएं तो स्कल इज अ डिफरेंट पार्ट, और ये स्कल जो है वो बैक साइड के ऊपर भी जा रहा है और एक सेमी स्फेयर काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, जो कि एग्जैक्टली सेमी स्फेयर भी नहीं है लेकिन स्फेयर से सिमिलैरिटी रखता है। ईयर्स को अगर आप देखें या नेक को देखें, इनको मैंने अलग रखा हुआ है, लेकिन बात यह है कि यही वो स्कल है और ये चिन एरिया है जिससे कि हम नेक भी निकाल देंगे। मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में बताया है कि नेक इसके ऊपर ऐड होगी, यानी कि हेड के साथ। यानी कि हम कंसिडर करते हैं कि जब भी हम हेड बना रहे होते हैं, नेक इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द हेड। हम बाद में नेक को एक्सटर्नली लाकर इससे ज्वाइन नहीं करते। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ईयर्स के केस में वो ईयर्स यहीं बनाने की कोशिश करते हैं, बट इन माय वे आई विल क्रिएट ईयर्स सेपरेटली और फिर हम इसको इसके अंदर ज्वाइन कर देंगे। माया में या ब्लेंडर में ऐसे पावरफुल टूल्स मौजूद हैं ब्रिज के फॉर्म में। ब्रिज एक टूल है जो कि उसको कनेक्ट करेगा। तो अभी हमें एयर्स के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना है, लेकिन उसकी जगह हम छोड़ेंगे ताकि आपका ये मॉडल जब बन जाए तो इस एयर को, जिसको कि हमने एक्सटर्नली मॉडल किया होगा, उसको एक्सेप्ट कर सके। तो इस टोपोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। ये वो फ्लो है ओवरऑल आईज का, नोज का, माउथ का, स्कल का, नेक का एंड इवन ईयर्स का,
जो कि वायर फ्रेम में हमें जो डायरेक्शन जिसको हमें फॉलो करना होता है, और लॉजिकली आपको नजर भी आ रहा होगा कि कुछ इसी किस्म से आपके फेसेस काम कर रहे होते हैं। अब मैं वापस आता हूं माया में, तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर बहुत सारे तरीके हैं 3D सॉफ्टवेयर में, चाहे वो ब्लेंडर हो, लाइटवेव हो, माया हो, मैक्स हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सिनेमा 4D हो। बहुत सारे तरीके हैं फेस को मॉडल करने के लिए। यहां पर लोग स्फेयर को यूज करते हैं, क्यूब को यूज करते हैं, सिलेंडर को यूज करते हैं एज अ प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट फेस मॉडलिंग। ऐसा भी हो सकता है, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल ऐसे मॉडलिंग हो भी सकती है। आगे जाके हो सकता है मैं आपको इन प्रिमिटिव से भी मॉडलिंग करना सिखाऊं, लेकिन यहां पर हमने रेफरेंस इमेज के ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत की है, तो अब आप देखिएगा कि हम इसको शुरू कैसे करेंगे। और वो ये कि ये इस तरह से शुरू होगा कि मैं सबसे पहले एक स्फेयर क्रिएट करूंगा, और स्फेयर क्रिएट करने के बाद मैं इसको 90 डिग्री के ऊपर रोटेट कर दूंगा, और 90 डिग्री एग्जैक्टली इसको रोटेट करने के बाद मैं यहां फ्रंट व्यू में आके इस स्फेयर को अलाइन करने की कोशिश करूंगा एक आई के साथ। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि मैं आई से मॉडलिंग स्टार्ट कर रहा हूं, और मैं यहां पर लाकर इसको रखूंगा, और उसके बाद मैं इसको साइड व्यू में अप्रोक्सीमेटली इसके प्यूपिल तक, यानी कि आई के प्यूपिल तक मैं इसको लेकर चला जाऊंगा, ताकि ये एक तो इसके साथ अलाइन हो जाए। दूसरे, मैं यहां पर एक्सरे मोड ऑन कर दूंगा ताकि आप रेफरेंस व्यू को देख सकें। और अब मैं ये देखिए, मैं इसकी जो सेकंड एज रो, उससे मैंने इसके प्यूपिल को अलाइन कर दिया है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसका मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ इसको अलाइन करना है, अभी मॉडलिंग मैंने स्टार्ट नहीं की है। ये अलाइन करने के बाद माया में एक कमांड है लाइव, यानी कि अगर ये आप टॉप के ऊपर देखें तो यहां पर एक मैग्नेट बना हुआ है, और अब आपके सामने एक विंडो पॉपअप हुई है, मेक द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट लाइव। यानी कि होगा ये कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए ये ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट हो गया, लेकिन एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट अगर मैं यहां पर 4 प्रेस कर दूं वायर फ्रेम में, तो ये देखिए ग्रीन हो चुका है। अब मैं इसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। एक्चुअली हुआ ये है कि ये ऑब्जेक्ट अब तैयार है कि इसके ऊपर ज्योमेट्री बनाई जाए, यानी कि ये ऑब्जेक्ट एज अ ग्रिड काम करेगा। इसको हम लाइव कहते हैं। इसके ऊपर अगर मैं कोई कर्व बनाना चाहूं तो मैं इसके ऊपर कर्व बना सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो मैं इसके ऊपर पॉलीगॉन क्रिएट कर सकता हूं, जो कि इसकी टोपोलॉजी को लेकर इसको अपना फ्रेम ऑफ इसको अपना ग्रिड रेफरेंस लेके इसके ऊपर मॉडल को क्रिएट करने की कोशिश करेगा, या कंपोनेंट्स को क्रिएट करने की कोशिश करेगा, और यकीनन करेगा। तो अब हमें देखना यह है कि ये मैं अलाइन कर चुका हूं, और इसको अलाइन करने के बाद मैं यहां पर आता हूं और मैं आई को देखता हूं। याद रखिएगा कि मुझको आई के अंदर कुछ इस किस्म की फॉर्मेशन करनी है, लिहाजा मैं यहां पर आता हूं, और ये मेरे पास कमांड मैंने यहां पर रखी हुई है, क्रिएट पॉलीगॉन फेसेस। लेकिन अगर आप मैश टूल्स में जाएं तो क्रिएट पॉलीगॉन यहां पर भी मौजूद है। मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इसको क्लिक किया था, जो शेल्फ खुला हुआ था, यानी कि इस वक्त जो शेल्फ खुला हुआ है वो मेरे पास पॉली मॉडलिंग का है। इसके अंदर ये कमांड मौजूद नहीं थी, बाकी सारी मौजूद थी। मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया, मैश में गया, मैश टूल्स में गया, और यहां पर मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया हुआ है। जैसे ही इसको क्लिक किया, मैं अब नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये कमांड एज अ बटन, स्क्रिप्ट बटन यहां पर आ जाएगी, और ये यहां पर इधर कहीं आएगी। मैं मिडिल माउस बटन से इस कमांड को आगे पीछे कर सकता हूं, कहीं पर भी रख सकता हूं। मैंने यहां पर रख दिया, तो दैट इज क्रिएट पॉलीगॉन विच इज अंडर मैश टूल ऑलरेडी। अब मैं क्रिएट पॉलीगॉन के ऊपर गया, और इसमें याद रखिएगा
कि एक बहुत बड़ी इशू जो है वो हमारे सामने आ जाता है, इसलिए मैं उसको पहले बता रहा हूं। क्रिएट पॉलीगॉन में मैंने आप लोगों को बताया कि डायलॉग बॉक्स हमेशा रीसेट करके रखें। जैसे ही मैं इसको रीसेट करता हूं, देखिएगा कीप न्यू फेसेस प्लेनर पर चेक लग गया। अगर मैं अब इस क्रिएट पॉलीगॉन टूल को यूज करूंगा तो चाहे मेरा ये स्फीयर लाइव हुआ हो और तैयार हो इस अपने ऊपर ऑब्जेक्ट को लेने के लिए, एज अ ग्रिड उसके उसके रेफरेंस के लिए काम करने के लिए, लेकिन क्योंकि मैंने कीप न्यू फेसेस प्लेनर रखा हुआ है तो मैं कुछ भी कर लूं, मेरा पॉलीगॉन हमेशा स्ट्रेट बनेगा और इस स्फीयर के कंटूर को फॉलो नहीं करेगा। लिहाजा यहां पर रीसेट टूल काम नहीं करने वाला। आपने रीसेट टूल कर दिया, उसके बाद कीप न्यू फेसेस प्लेनर अनचेक कर दें। हर हाल में आपने इसको अनचेक करना है ताकि वो स्फीयर के ग्रिड को और उसकी जो जो स्फेरिकल ग्रिड बन रही है उसको फॉलो कर सके। क्यों बनाया है हमने ये स्फीयर? हमने ये स्फीयर इसलिए बनाया कि आपको मालूम है कि आपकी आई जो है वो राउंडेड होती है, यानी कि उसके अंदर एक स्फीयर होता है। ये जो हमारी आई है बेसिकली एक स्फीयर है। इट इज नॉट एन एग, इट इज अ स्फीयर, अ परफेक्ट स्फीयर। तो हम इसी स्फीयर के ऊपर इस आई के कंटूर को बना देंगे। ये इस वजह से हमने इसको बनाया है। अब मैं क्या करूंगा कि फ्रंट में जाऊंगा, मुझे मालूम है कि ये लाइव हुआ है, ये स्फीयर मेरे पास लाइव है। अब आप देखिए, मैं क्रिएट पॉलीगॉन टूल में जा रहा हूं, मैश टूल में क्रिएट पॉलीगॉन टूल में गया, कीप न्यू फेसेस प्लेनर अनचेक हुआ है, ऑफ है, और मेरे पास ये लाइव हुआ है। मैं इसमें आया और इनर साइड ऑफ द आई को अगर आप देख रहे हैं, मुझे इसको ट्रेस करना है। मैंने पहला पॉइंट ये दिया, दूसरा पॉइंट यहां पर दिया। ये क्रिएट पॉलीगॉन टूल इस तरह से काम करता है। तीसरा पॉइंट, चौथा वर्टेक्स, पांचवा वर्टेक्स, सिक्स्थ वर्टेक्स, सेवेंथ वर्टेक्स, एट्थ, 9, 10 एंड 11। ऑलमोस्ट मैंने उसको अंदाजन, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लिनियर पॉलीगॉन टूल है, और मैंने इसके बाद इसको एंटर कर दिया। जब मैंने इसको एंटर किया तो अब आप यहां पर आकर देखें तो ये उसको फॉलो कर रहा है। अगर आप देखें ये राउंडेड है, अगर आप इसको नोट करें, और यही हमें चाहिए था। हमने इस स्फीयर को लाइव बनाया ही इसलिए था। अब सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत ट्विकिंग है। मैं वर्टेक्स मोड में दोबारा आता हूं, F8 प्रेस करके, मैं प्रेस W, और मैं इनको अपने हिसाब से ठीक रखने की कोशिश करता हूं। मैंने बहुत ज्यादा जूम कर दिया है तो उससे एक नुकसान ये होता है कि इमेज जो है वो थोड़ा सा पिक्सेलेट होने लगती है, लेकिन मैंने ये अपने अंदाजे से कर दिया है। और उसके बाद मैंने ये आई शेप दे दिया। आई शेप देने के बाद मैं F8 प्रेस करता हूं और मैं एज मोड में जाता हूं, डबल क्लिक करता हूं एज पे। आपको पता है माया पे एज में अगर आप डबल क्लिक करेंगे पूरी एज रो सेलेक्ट कर लेगा, और ये सेलेक्ट करने के बाद मैं एक्सट्रूड करता हूं इस एज को आउटवर्ड। और वो कैसे करूंगा कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं एक्सट्रूड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से काम नहीं करूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो एक्सट्रूड डिपेंड नहीं करता लाइव सरफेस पे, जो कि अभी भी लाइव हुई। अगर आप ऊपर देखें तो लाइव पी स्फीयर अभी भी लाइव हुआ और मुझे अभी भी लाइव चाहिए क्योंकि मुझे इसकी दूसरी एज क्रिएट करनी है। तो मैं एक्सट्रूड तो कर चुका, यानी कि एजेस, ये जितनी भी एजेस थी इनके ऊपर एजेस बन चुकी हैं। तो इसका बड़ा ख्याल रखिएगा डबल एजेस ना हो जाएं। फौरन ही मैं आर प्रेस कर दूंगा, यानी कि अब मैं आ गया ट्रांसफॉर्म मोड में। लाइव सरफेस सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करती है, बाकी और किसी टूल के लिए काम नहीं करेगी। यानी कि एक्सट्रूड, मल्टी कट या ब्रिज, कोई भी और टूल लाइव के ऊपर काम नहीं करेगा। लेकिन अब मैंने क्या किया है कि ये डबल एजेस हो गई हैं। ये डबल एजेस यानी कि ये एक्सट्रूड हो चुका है, और अब मैं इसके बाद इसको यहां से यूनिफॉर्म स्केल कर रहा हूं, और आप देखें कि यहां पर वेरिएशन आ रही है। वो आने दें,
लेकिन आप अपने हिसाब से इसको स्केल कर देंगे। जब आप स्केल कर रहे हैं तो ये देखिए, ये इस लाइव स्फीयर को फॉलो कर रही है, यानी कि ये उसकी राउंडनेस को नहीं छोड़ रही, और यही चाहिए हमें। ये करने के बाद मैंने इसको इतना कर दिया, यानी कि मैंने दूसरी लेयर क्रिएट कर दी है। अब मैं वर्टेक्स मोड में आया, W प्रेस किया, और अब मैं इसको अलाइन कर रहा हूं। अब ये देखिए, चूंकि मैं अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन मोड में हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने इसको अपने हिसाब से ठीक किया। आपने करना क्या है, आपने एक चीज का ख्याल रखना है, और वो ये कि ये जो इसकी डायरेक्शन है, यानी कि ये जो कंटूर्स क्रिएट हो रहे हैं, ये जो एजेस क्रिएट हो रही हैं, अपने नॉर्मल के ऊपर रहें, ये अपने नॉर्मल के ऊपर रहें, और इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड जो है वो बिल्कुल वाजे करे कि ये डायरेक्शन इस तरफ है। जिस तरह से नॉर्मल चेंज हो रहे हैं सर्कुलर अंदाज में, उसी तरह से आपने भी इसको चेंज करना है। अब अगर आप देखें तो ये आपको यहां पर ऐसे नजर आ रहा है। अगर आप नोट करें इसको, मैं ग्रिड ऑफ कर देता हूं तो आप इसको देखिए, ये बिल्कुल राउंडेड है। ट्रांसफॉर्मेशन ने काम किया है, बस हमने एक्सट्रूड किया था एज को, ताकि हमारे पास दूसरी लेयर आ जाए एज की, और हमने उसको एक्सट्रूड कर दिया है ट्रांसफॉर्मेशन में, ताकि लाइव सरफेस को वो फॉलो कर सके। बाकी कोई और कमांड इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी सिवाय ट्रांसफॉर्मेशन के। अब उसके बाद मैं इसको लाइव सरफेस से हटा देता हूं। फिलहाल इस स्फीयर का मेरे पास कोई काम नहीं है। मैंने ये राउंडनेस क्रिएट करनी थी, वो मेरे पास आ गई है। कंट्रोल H मैं करूंगा और इसको हाइड कर दूंगा। अब हम जाते हैं शेडेड मोड में, और जब शेडेड व्यू में हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये तो ब्लैक है और पीछे से ये ग्रे है। इसका मतलब इसके फेसेस रिवर्स हुए हुए हैं। इसके दो तरीके हैं, आप जाकर लाइटिंग में टू साइडेड लाइटिंग ऑन कर दें तो वो आपको दोनों फेसेस जो है वो दिखाएगा। लेकिन जो सही तरीका है वो ये भी है कि मैं इसको सेलेक्ट करूं, मैश डिस्प्ले में जाऊं और इसको रिवर्स कर दूं। जैसे ही मैं रिवर्स करूंगा, बैक साइड ऑफ द फेसेस ब्लैक हो गए और फ्रंट साइड ऑफ द फेसेस विजिबल हो गए, और यही हमें चाहिए भी। इसके बाद मैं फेसेस को सेलेक्ट करूंगा और इनर फेस के अंदर जाऊंगा। मुझे एक ओपनिंग तो चाहिए, और मैं इस फेस को डिलीट कर दूंगा। अब ये मेरे पास डिलीट हो गया है। अब अगर आप देखें तो ये आपको यहां पर नजर आ रहा है। ट्विकिंग आपने हर वक्त करनी है, और जितनी भी ट्विकिंग आप करेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि हो सकता है आपका फेस चेंज हो। और ये याद रखिएगा, ये फेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई भी फेस हो सकता है। मुझे आपको हर हाल में ये प्रोसेस बताना है कि ये प्रोसेस किस तरह से काम करता है। मैंने यहां पर इनको अलाइन कर दिया है और मैं बार बार इसकी ट्विकिंग कर रहा हूं, जिस हिसाब से भी मैं कर सकता हूं। ये सर्कुलर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप देखिए, मैं इनर एजेस को सिलेक्ट करूंगा। डबल क्लिक किया, इनर एजेस को मैंने सेलेक्ट किया, और मैंने फिर एक्सट्रूड या कंट्रोल E प्रेस किया और ये एक्सट्रूड हो गया। अब भी मैं एक्सट्रूड की कोऑर्डिनेशन को यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं R प्रेस करूंगा, यानी कि स्केल। और अब ये एजेस के ऊपर एजेस बन चुकी हैं, आई स्केल देम डाउन। जैसे ही मैंने स्केल डाउन किया, मुझे एक इनर एज मिल गई। और अब अगर आप जाकर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये मेरे पास इनर एज आ चुकी है। और अब मैं इनको, इन एजेस को सिलेक्ट किया हुआ, मैं इनको थोड़ा सा पीछे भी कर दूंगा। तो अब मेरे पास इनर साइड ऑफ द आई का एक मेरे पास इंप्रेशन जो है वो आ चुका है, उसकी एक ज्योमेट्री मेरे पास आ गई है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकिंग है, और मुझे आपको इसकी ब्लॉकिंग ही करवानी है। बेसिकली अगर आपको ब्लॉकिंग करना आ गई, फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद में मैं आउटर एज ऑफ द आई सेलेक्ट करूंगा, जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, और मैं इसको कंट्रोल E प्रेस करूंगा। और अब भी मैं एक्सट्रूड की कोऑर्डिनेशन को यूज नहीं करूंगा, बल्कि R प्रेस करूंगा,
और आर प्रेस करने के बाद मैं इनको स्केल करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखिए कि ये स्केल होकर ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अगर आप साइड व्यू में चले जाएं तो ये यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। इस इमेज के अंदर भी थोड़ी सी ऑल्टरेशन है, यानी कि ये परफेक्ट इमेज नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें इन कॉम्प्रोमाइजेस के साथ काम तो करना पड़ेगा। इसके बाद ये मेरे पास एक और सेट ऑफ फेसेस जो है वो बन चुके हैं। देखिए यही वो सर्कुलर फॉर्म है जो कि मैं क्रिएट कर रहा हूं और यहां पर आ रही है। और अब मैं वर्टिसेस को लेके अलाइन करूंगा। आईब्रो तक मेरा ख्याल है कि मुझे इसको लेकर जाना चाहिए और ये मैंने देखिए इसको सर्कुलर किया और यहां तक मैं इसको लेकर आ गया और ये मैंने इसको इतना सर्कुलर कर दिया है। अगर मैं 3 प्रेस करता हूं तो देखिए ये मेरे पास थोड़ा बहुत आई शेप जो है वो क्रिएट हो रहा है। और अब अगर मैं वापस यहां पर आता हूं तो यहां पर अगर आप देखें साइड व्यू में मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और मैं अगर सेंटर पिवट कर दूं की कमांड देकर, और अब मैं इसको अगर देखूं तो मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर देता हूं इसके साथ। यहां पर अगर आप देखें तो ये वर्टिसेस आपको जो नजर आ रहे हैं, ये मैंने 3 वर्टिसेस ऊपर के सिलेक्ट किए, इनको मैं थोड़ा सा आगे करूंगा और इसी तरह से नीचे के वर्टिसेस जो हैं 2 मैंने वर्टिसेस सेलेक्ट किए और इनको थोड़ा सा, ये सब डिपेंड करता है कि आपके पास इस वक्त कौन सा मॉडल है। थोड़ा सा मैं इसको पीछे करूंगा और इसको अगर आप देखें ये भी थोड़ा सा पीछे जाएगा और ये मेरे पास एक शेप जो है वो आई का क्रिएट हो गया है। हम हाफ ऑफ द मॉडल के ऊपर काम करेंगे, फिर हम इसको मिरर करके या इंस्टेंस करके हम सेकेंड हाफ ऑफ द मॉडल के ऊपर लेके चले जाएंगे। इस तरह से ये आई क्रिएट होगी और आपको इस आई में सिर्फ और सिर्फ करना ये होगा कि इसके कंटूर्स को सही मानों में स्ट्रेट रखना होगा जितना आप रख सकते हैं। ये ड्यूरेशंस भी हो सकती हैं कि आप इसको स्ट्रेट ना रख पाए, वजूहात बाद में आपके सामने आएंगी, लेकिन अभी के लिए ये आपको क्रिएट करना है। अब हम इसके बाद इसी तरह से माउथ के ऊपर जाएंगे और माउथ पर मैं जाऊंगा सेकंड ट्यूटोरियल में, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ ये बता देता हूं कि अगर मैं क्रिएट पॉलीगॉन में दोबारा चला जाऊं तो मैं यहां से माउथ 3, 4 और 5, फिर 1 एंड स्ट्रेट बिल्कुल 2 और इसके साथ अलाइन करते हुए 3 एंड 4, यानी कि अगर आप देखें तो ये 9 पॉइंट्स दिए हैं, 5 ऑन द अपर पार्ट ऑफ द लिप एंड 4 ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द लिप, और एंटर कर दिया है। इसको भी अगर आप देखें तो ये रिवर्स हुआ है। मैश डिस्प्ले में जाके इसको रिवर्स कर दें, प्रेस करें F8 और अब मैं साइड व्यू में जाके मॉडिफाई सेंटर पिवट और इसको लाकर लिप्स के ऊपर इसके सेंटर पर यहां पर कहीं लाकर इसको अलाइन कर दूंगा, क्योंकि बाकी तो हमें ट्विकिंग करनी होगी। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो इस लिप के अंदर मैंने ये वर्टिसेस दिए हैं जो कि मैंने फ्रंट से अंदाजन अलाइन किए हैं और ये बेसिकली वो कंटूर्स हैं जो कि मैं बनाना चाह रहा हूं और इसको मैं बिल्कुल इसके साथ जितना अलाइन कर सकता हूं इसकी लिप की फॉर्मेशन के साथ मैं उसको कर रहा हूं। और उसके बाद ये करने के बाद मैं साइड व्यू में आऊंगा और साइड व्यू में आकर मुझको ये अलाइन करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर राउंडनेस आए। तो मैंने पहले वर्टेक्स को किया, फिर उसके बाद इन 2 सेट्स ऑफ वर्टिसेस को सेलेक्ट किया और लाकर यहां पर रखा। इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं शेडेड एक्सरे मोड ऑन कर देता हूं तो देखिए मैंने लाकर कहां रोका है, जहां पर ये लिप कोइंसाइड कर रहे हैं। फ्रंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखिए
फ्रंट के ऊपर वैसे ही। फिर इन दो सेट ऑफ वर्टिसेस को सिलेक्ट किया, यहां पर आया, और अब मैं ये जैसे ही यहां पर पहुंचा है मैंने उसको रोक दिया, क्योंकि ये अब लिप से आगे का एरिया है। यहां पर लाकर रखा, नीचे वाले को मैं देख लूंगा और वो एग्जैक्टली वहां पर वो भी बैठा हुआ है। और उसके बाद मैं इस सेट ऑफ वर्टिसेस के ऊपर आ गया और इनको मैं देखता हूं, तो इसने जाकर लिप पे इस एरिया पे सेट होना है, और नीचे जो है उसने लिप के इस एरिया के ऊपर सेट होना है। उसके बाद मैंने बिल्कुल लास्ट वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और लाकर ये यहां पर रखा। ऊपर भी मैं एंड वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा और लाकर इसको यहां पर रखूंगा। तो अब अगर आप टॉप व्यू में देखें तो ये मेरे पास आई था, आई ऑब्जेक्ट है, और ये मेरे पास लिप का एक बहुत रफ ऑब्जेक्ट जो है वो इस वक्त यहां पर मौजूद है, जो कि मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया है। अब हम करेंगे क्या, मैंने ये आपको बताया क्यों है, मैं इस ट्यूटोरियल के एंड की तरफ जा रहा हूं। हम करेंगे कि ये लिप एरिया और ये आई एरिया जो है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता यहां से कनेक्ट करेंगे, और जब हम कनेक्ट कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली हम चीक एरिया जो है वो बना रहे होंगे। यानी कि मैंने इस लिप एरिया को क्रिएट करना है, मैंने इस आई एरिया को क्रिएट करना है, और उसके बाद मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर देना है। और इसी तरह से चीक्स को लेके मैं एक्सटेंड करूंगा और बिल्कुल इसी कंटूर को ऑलमोस्ट फॉलो करते हुए आगे की तरफ जाऊंगा। तो गाइज अभी तो इतना ही, इसको क्रिएट करने की कोशिश करें, ये मत समझिएगा कि ये आप फौरन क्रिएट कर लेंगे, इसमें आपको मेहनत करनी होगी। मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा अगर आप अपने ही बनाए हुए रेफरेंस के ऊपर काम करें। ये कोई रिजिड रूल नहीं है कि जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स मैंने दिए हैं उतने ही आपने देने हैं। मैंने इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इस रेफरेंस इमेज के हिसाब से पॉइंट्स दिए हैं, आप इन पॉइंट्स को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अभी आप इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर कॉन्करेंट रह के इससे ही क्रिएट करने की कोशिश करें आई को, और उसके बाद लिप एरिया को। तो उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। ये था पार्ट 2 ट्यूटोरियल नंबर 27। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, हाजिर हूंगा पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम फेस का मेजर एरिया जो है वो यहां पर क्रिएट करेंगे। देन विल गो ग्रेजुअली टू स्कल एंड एवरीथिंग। गाइज अपना ख्याल रखिएगा और अपने गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर।